नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम प्रथम वर्ष कला वैकल्पिक हिंदी प्रश्नपत्र 2 के अंतर्गत ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखित कविता आदमी को प्यास लगती है, इस कविता का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कवि का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति हिंदी साहित्य के एक वरिष्ठ कवि के रूप में एक चर्चित कवि या एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मूलतः ज्ञानेंद्र पति मार्क्सवादी या प्रगतिशील विचारों के एक अत्यंत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। विशेषतः हिंदी साहित्य में नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल आदि कवियों ने प्रगतिशील विचारों की जो परंपरा आगे बढ़ाई थी, उस परंपरा को आगे ले जाने का काम करने वाले जो प्रमुख कवि हैं, उनमें ज्ञानेंद्र पति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि ज्ञानेंद्र पति मूलतः कवि है, कविता के क्षेत्र में उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में योगदान दिया है, लेकिन काव्य के साथ साथ कुछ मात्रा में गद्य साहित्य का लेखन भी उन्होंने किया है। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वे एक कर्मठ सरकारी अधिकारी के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी में झारखंड राज्य के पथरगामा नामक गांव में हुआ था। एक अत्यंत सामान्य परिवार में जन्मे ज्ञानेंद्र पति बचपन से ही वैचारिक दृष्टिकोण से हमेशा साफ रहे हैं और अपने सोच विचार के प्रति हमेशा से ही उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। प्रारंभ में अपनी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह प्राप्त करने के बाद वे बिहार सरकार के अंतर्गत एक सरकारी अधिकारी के रूप में भी काम करते रहे हैं और लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने एक सरकारी अधिकारी के रूप में काम किया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक ईमानदार और सच्चाई से अपना काम करने वाले अधिकारी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही हमें ज्ञानेंद्र पति के साथ भी दिखाई देता है और उन्हें अपने वरिष्ठ या अन्य सहयोगी कर्मचारियों के साथ अनेक बार वाद विवाद का शिकार बनना पड़ा है। साथ ही सरकारी कार्यालयों में जो कुछ चलता है उससे ज्ञानेंद्र पति संतुष्ट नहीं थे, वह व्यवस्था को बदलना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपने इस कार्य में आगे नहीं जा सके और इसी कारण उन्होंने बाद में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन को अपनी दिनचर्या का साधन बना लिया है। क्योंकि सरकारी कार्यालयों में जो कुछ चलता है उससे वे हमेशा असंतुष्ट रहते थे, उससे हमेशा उन्हें परेशानियां होती थी। तो इसी कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सरकारी नौकरी छोड़कर साहित्य लेखन को अपनी जीवनचर्या का, अपनी उपजीविका का साधन जो है वो बना लिया है। उनकी खासियत ये रही है कि ज्ञानेंद्र पति हमेशा एक सार्थक स्तर की विश्वसनीयता में विश्वास रखने वाले कवि है, विश्वास रखने वाले लेखक है और यही कारण है कि उन्होंने अपने साहित्य में अपने जीवन की छोटी छोटी अनुभूतियों को निर्माण किया है या छोटी छोटी अनुभूतियों पर उन्होंने अनेक प्रकार का साहित्य लिखा है। मतलब जीवन में कोई विशिष्ट या बड़ी अनुभूतियों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय जीवन की छोटी छोटी और जो सार्थक अनुभूतियाँ हैं, ऐसी अनुभूतियों का अत्यंत मार्मिक अंकन वे अपने काव्य में करते हैं। दूसरी ओर जो सामान्य वर्ग है और जो स्वयं कवि ने भी जो जीवन संघर्ष अपने जीवन में किया है, उसका भी उन्होंने अपनी कविताओं में अत्यंत मार्मिक और प्रभावी अंकन किया है। उनकी अनेक कविताओं में उनका एक रहस्यमयी अंदाज भी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मानवीय जिजीविषा और मानवीय संघर्ष को कवि अपने साहित्य में अत्यंत आकर्षकता के साथ व्यक्त करते हैं, क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, जीवन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, इसके बावजूद मनुष्य जीने की कोशिश करता है, जिसे हम जिजीविषा कहते हैं। इस मनुष्य की अनवरत जिजीविषा को भी कवि अत्यंत मार्मिकता के साथ साकार करने का काम अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं।
यही कारण है कि ज्ञानेंद्र पति को निराला की परंपरा का कवि माना जाता है। मतलब निराला जी ने जिस प्रकार के साहित्य का निर्माण किया है या निराला जी ने साहित्य में जिस परिपाटी को आगे बढ़ाया है, उसी परिपाटी को आगे ले जाने का काम ज्ञानेंद्र पति अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं। यही कारण है कि उनकी जो रचनात्मकता है उसमें हमें व्यवस्था के प्रति प्रतिरोध की भावना या व्यवस्था के प्रति विरोध की भावना जो है वो व्यापक मात्रा में दिखाई देती है। ये ऐसा विरोध है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवस्था हमेशा रही है, केवल व्यवस्था का स्वरूप बदलता है, लेकिन व्यवस्था के जो दुर्गुण है या दोष है वे हमेशा से चलते रहते हैं। और इसी कारण ये व्यवस्था का विरोध उनके साहित्य में हमें प्रारंभ से अंत तक एक व्यापक मात्रा में दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने मनुष्य मात्र के जीवन में जो हर्ष विषाद है, मनुष्य मात्र के जीवन में जो सुख दुख की भावनाएं हैं, उनका भी अत्यंत मार्मिक रूप से अंकन अपने साहित्य के माध्यम से किया है। इसके अलावा जो इतिहास के झूठे सत्य है उनको उघाड़ने का प्रयत्न भी वे अपने काव्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से अत्यंत मार्मिकता के साथ करते हैं। कवि का यह मानना है कि सत्ता, चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो, वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सत्ता हमेशा दोष निर्माण करती है और इसी कारण कवि इन सत्ता के साथ हमेशा संघर्ष करते हैं, इनका विरोध करते हैं, इनके दोषों को सामने लाने का प्रयत्न करते हैं और सामान्य जनता के जीवन में एक सुख, खुशहाली, आनंद लाने की चाह उनकी रही है और इसी भाव को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यापक मात्रा में व्यक्त किया है। अब ऐसे संदर्भ में कहा जाता है कि कवि को अभिव्यक्ति के खतरे उठाने पड़ते हैं, तो ये अभिव्यक्ति के जो खतरे हैं वो कवि ने हमेशा उठाए हैं और इन्हीं खतरों के तहत वे अपने आप को जीवित रख पाए हैं या अपने साहित्य को आगे बढ़ा पाए हैं। उन्होंने व्यापक मात्रा में कविताओं का लेखन किया है। उनकी लगभग 7 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हुए हैं, जिनमें आँख हाथ बनते हुए ये काव्य संग्रह 1970 में प्रकाशित हुआ था। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। गंगा तट, संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, मन को बनाती मनई आदि उनके कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसमें से उनका संशयात्मा ये कविता संग्रह बहुत ही लोकप्रिय हुआ है और इसका मराठी भाषा में अनुवाद भी हो चुका है। इसके अलावा गद्य साहित्य में भी उन्होंने अपने आप को आजमाया है और कुछ मात्रा में गद्य लेखन किया है, जिनकी 2 किताबें, एक काव्य नाटक है, एक चक्रा नगरी, और एक गद्य कथेतर गद्य का एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुए पढ़ते 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 गढ़ते नाम से। उन्हें अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें उन्हें संशयात्मा के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो भारतीय साहित्य का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, ये पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पहल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, शमशेर सम्मान आदि प्रतिष्ठित सम्मान ज्ञानेंद्र पति को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से कवि का संक्षिप्त परिचय है। अब हम कविता को देखते हैं। कविता है आदमी को प्यास लगती है। आदमी को प्यास लगती है, इस कविता में कवि ने सेल्समैन के जीवन को साकार करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि जैसा कि आज हम जानते हैं उदार बाजारीकरण के कारण या व्यापार के प्रति उदार नीति के कारण विश्व भर में एक व्यापक बाजार का माहौल बन चुका है, जिसके तहत अनेक विदेशी कंपनियां आज भारत में आ चुकी है और अनेक विदेशी कंपनियां भारत में आने के कारण व्यापार के क्षेत्र में व्यापक मात्रा में स्पर्धा निर्माण हो चुकी है। और इसी स्पर्धा के तहत आज जो वैश्विक कंपनियां हैं या जिसे कवि ने बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने आप को स्थापित करने में लगी है। ऐसी परिस्थिति में इसके दुष्परिणाम भारतीय कंपनियों पर हो रहे हैं और भारतीय कंपनियों के जो लोग हैं, जो सेल्समैन विशेषता है, उनके प्रति कवि यहाँ संवेदना जगाने का प्रयत्न जो है वह अत्यंत मार्मिकता के साथ करते हैं। विशेषता इस कविता में कवि ने सेल्समैन के जीवन का संघर्ष, उनके जीवन का दुख व्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सेल्समैन के प्रति समाज में जो बेरुखी निर्माण होती है, समाज में उनके प्रति जो गलत व्यवहार किया जाता है, कवि ने इस गलत व्यवहार का एक प्रकार से विरोध करते हुए सेल्समैन के प्रति एक सहानुभूति या संवेदना जगाने का प्रयत्न इस कविता के माध्यम से किया है।
साथ ही दूसरी ओर अगर हम देखें तो दूसरी ओर कवि स्वदेशी उत्पादन और स्वदेशी मनुष्य इनके प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कवि का कहना है कि हमें स्वदेशी मनुष्य और स्वदेशी उत्पादनों को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी चीज़ें ही नए भारत का निर्माण कर सकती है या विश्व भर में भारत को एक अलग स्तर पर ले जा सकती है। क्योंकि जो चीज़ें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खरीदते हैं उनसे हमारे देश का अधिकांश पैसा हमारे देश से बाहर चला जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा देश की अर्थव्यवस्था पर इसका परिणाम होता है। दूसरी ओर हमारे देश के अनेक लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी नौकरियां चली जाती है और इसके भी दुष्परिणाम हमें समाज जीवन पर देखने को मिलते हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि हमें स्वदेशी मनुष्य और स्वदेशी चीज़ों का पुरस्कार करना बेहद आवश्यक है और यही बात इस कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वह कवि ने किया है। ये जो कविता है वह उनके कवि ने कहा नाम का काव्य संग्रह है। इस कवि ने कहा जो 2011 में प्रकाशित हुआ था, इस काव्य संग्रह में ये कविता संकलित है और जिसमें एक संवेदनशील और एक भावुक कवि व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है, जो अपने समाज, अपने समकालीन परिस्थितियों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हम कविता देखते हैं। कविता में जैसे हमने पहले देखा कि इसमें सेल्समैन के जीवन का व्यापक मात्रा में वर्णन किया गया है। तो कवि शुरुआत में ही कहते हैं कि कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में जो एक हैंडपंप है, भरी दोपहर वहाँ 2 जने पानी पी रहे हैं। तो कवि एक फ्लैट नुमा सिस्टम में रहते हैं। एक बड़े सा इमारत है, उसमें अलग अलग फ्लैट्स है। तो उसमें से एक ऊपरी मंजिल में या दूसरी मंजिल में एक बड़ा से फ्लैट में कवि रहते हैं और कवि अचानक अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं। खिड़की से बाहर जो कॉलोनी के बीचों बीच में एक हैंडपंप लगा हुआ है और इस हैंडपंप पर कवि को 2 लोग पानी पीते हुए नजर आते हैं। इन 2 लोगों का वर्णन कवि ने शुरुआत में किया है। वास्तव में ये 2 लोग ये सेल्समैन हैं। यही सेल्समैन कुछ देर पहले कवि के पास भी आए थे। तो उनके साथ कवि क्या व्यवहार करता है वह भी कवि आगे देता है और अंत में इनके प्रति एक संवेदना जगाने का प्रयत्न भी कवि करते हैं। तो वे कॉलोनी के उस मध्यवर्ती पार्क में जो हैंडपंप लगा है, उस हैंडपंप पर ये 2 लोग पानी पी रहे हैं। कैसे पानी पी रहे हैं उसका भी कवि ने थोड़ा सा विस्तार से वर्णन किया है कि एक अपनी बारी में एक जना चापे चलाए जा रहा है हैंडपंप का हत्था, दूसरा झुककर पानी पी रहा है ओक से। तो एक व्यक्ति जो है वह हैंडपंप का हत्था चला रहा है। जैसा कि आपने हैंडपंप देखा होगा तो उसमें एक हत्था होता है एक, और वह हत्था चलाना पड़ता है ऊपर नीचे करके, फिर हैंडपंप का पानी बाहर आता है। तो उसी प्रकार से वह उसमें से जो 2 व्यक्ति है उनमें से एक व्यक्ति वह हैंडपंप का हत्था जो है वह चला रहा है और दूसरा व्यक्ति अपनी ओक से, अपनी अंजुली से पानी लेकर पानी पी रहा है। आगे कवि कहता है कि छक्कर पानी पी चेहरा धो रहा है बार बार, क्योंकि मार्च आखिर का दिन तपने लगा है, चेहरा संवलने लगा है, कंठ रहने लगा है हरदम खुश्क। मार्च महीने की आखिरी दिन है और मार्च महीने का आखिरी दिन होने के कारण वातावरण में भीषण गर्मी निर्माण हो चुकी है। इस गर्मी के कारण और दिन भर की मेहनत के कारण, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति सेल्समैन हैं और जैसा कि हम जानते हैं सेल्समैन को घर घर जाना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्पादन के बारे में जानकारी देनी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर अनेक बार उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया जाता, अनेक बार लोग उन्हें चोर समझकर या अनेक बार लोग उन्हें डाकू वगैरह समझकर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें अपने घर से भगाते हैं। तरह तरह की मुश्किलों का सामना सेल्समैन को अपने जीवन में करना पड़ता है। इन सब के बावजूद मतलब व्यक्ति चाहे कितना भी अपमान करे, कितनी भी गालियाँ दे, कुछ भी कहे, ये सेल्समैन अपने चेहरे पर एक खुशी लाकर या अपने चेहरे पर एक आनंद, प्रसन्नता लाकर वे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने उत्पादन के बारे में लोगों को बताने का प्रयत्न करते हैं। और इन्हें कितनी भी संकट आए, कितना भी अपमान हो, कितनी भी अवहेलना सहनी पड़े, इन्हें अपना काम करना ही पड़ता है, क्योंकि जितने
उत्पादन वे बेचेंगे उसके आधार पर उसमें से कुछ पैसे उन्हें प्राप्त होते हैं, जिन पर उनकी उपजीविका चलती है, उनका परिवार चलता है। इसी कारण सारे अपमान को सहकर या सभी प्रकार की मुश्किलों को सहकर ये दिन रात या दिन भर घर घर जाते हैं, घर घर जाकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं और उनकी संवेदना प्राप्त करके अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पादन बेचने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही ये दो सेल्समैन जो मार्च का आखिरी दिन होने के कारण काफ़ी वातावरण में गर्मी है, भीषण गर्मी होने के कारण उनके चेहरे कभी कहता है कि संवलने लगा है या उनके कंठ हरदम खुश्क रहने लगे हैं। इसी कारण वे दोनों सेल्समैन जो है वो पानी पीने के लिए उस हैंडपंप पर आए हैं। मतलब ये दोनों सेल्समैन इतने स्वाभिमानी है कि वे किसी के यहाँ पानी मांगने तक नहीं जाते, बल्कि हैंडपंप पर जाकर या जहाँ भी इस प्रकार की पानी की व्यवस्था उन्हें कहीं प्राप्त होती है वहाँ से पानी लेकर वे अपनी प्यास को बुझाने का प्रयत्न करते हैं, अपने चेहरे धो रहे हैं ताकि जो गर्मी का प्रभाव है, गर्मी का असर है वो कम महसूस हो। तो वही दो सेल्समैन जो है, जो एक जन पानी चला या हत्था चला रहा है, दूसरा ओक से पानी पी रहा है, तो उनके जीवन का, उनके संघर्ष का कवि ने प्रारंभ में अत्यंत मार्मिक रूप से वर्णन किया है। फिर आगे कवि कहता है कि ऊपर अपने फ्लैट की खुली खिड़की से देखता हूं मैं। तो कवि ने, जैसे हमने पहले देखा कि ऊपर एक बड़ी सी इमारत में एक ऊपर का फ्लैट कवि का है और कवि उस फ्लैट की खिड़की से ये सारा दृश्य देख रहे हैं। जब कवि बारीकी से देखता है, पहले तो कवि ने केवल इतना देखा था कि दो व्यक्ति उस हैंडपंप पर पानी पी रहे हैं, अब कवि ने थोड़ी बारीकी से देखा, तब कवि को पता चला कि ये दोनों वही सेल्समैन हैं, ये दोनों वही सेल्समैन हैं थोड़ी देर पहले बजाई थी, जिन्होंने मेरे घर की घंटी और दरवाजा खोलते ही मैं झुंझलाया था। भरी दोपहर बाजार की गोहार पर के चैन को झिंझोड़े यह बेजा खलत मुझे बर्दाश्त नहीं। तो कवि कहते हैं कि ये दोनों सेल्समैन जो अभी उस हैंडपंप पर पानी पी रहे हैं, वास्तव में ये वही दोनों सेल्समैन हैं जो कुछ देर पहले उनके घर भी आए थे। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई थी, लेकिन दोपहर का समय है, आराम से लेखक अब खा पीकर थोड़े आराम करने के मूड में है, तो थका भरा या आराम के मूड में होने के कारण, नींद लेने के मूड में होने के कारण कवि को गुस्सा आता है और बड़े गुस्से के साथ कवि कहता है कि दरवाज़ा खोलते हुए मैं झुंझलाया था, गुस्सा हुआ था, क्रोधित होकर मैंने दरवाज़ा खोला था, क्योंकि दोपहर के चैन में, आराम में किसी के द्वारा खलल डालना कवि कहता है कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और इसी समय ये दोनों सेल्समैन आ जाते हैं, जिसके कारण बड़े क्रोध के साथ या एक झुंझलाहट के साथ कवि दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही कवि ने दरवाज़ा खोला, वैसे ही वे दोनों सेल्समैन अंदर आ गए और उन्होंने तुरंत कवि को कुछ बताने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में नंबर 1। जैसे ही अंदर आए, कवि को बताने की कोशिश करने लगे, अपने उत्पादन के बारे में जानकारी देने लगे कि दुनिया भर में नंबर 1। लेकिन कवि ने उनकी बात को काट दिया, कवि ने उनकी बात को आगे सुना नहीं और उन्हें तुरंत उन पर गरज पड़े। कवि कहते हैं कि दुनिया भर में नंबर 1 या ऐसा ही कुछ भी बोलने पर उन्हें बरसते हुए भेड़े थे मैंने की बार। मतलब वो केवल बताने लग गए थे, मैंने उनकी बात को सुना तक नहीं, बल्कि उल्टा उन पर ही बरस पड़ा, उन पर ही गरज पड़ा और उन पर बरसते हुए, उन्हें अपमानित करते हुए, उन्हें तरह तरह की बातें कहते हुए मैंने क्या कर लिया, अपने दरवाजे बंद कर लिए, अपने फ्लैट के किवाड़ बंद कर लिए और वे दोनों बेचारे और अपने भारी थैले उठाए शर्मिंदा वे उतरते गए सीढ़ियाँ। और दोनों बेचारे शर्मिंदा होकर फिर अपने जो भारी थैले उनके पास उत्पादन जिसमें डाले हैं, ऐसे थैले लेकर वे सीढ़ियाँ उतारने लगे हैं। तो यह कवि ने अपने स्वयं के माध्यम से मनुष्य द्वारा सेल्समैन के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है ये बताने का प्रयत्न किया है। कवि कहता है यहाँ कवि एक प्रतीक है, एक प्रतिनिधि है जो समाज का है और समाज में इस प्रकार का व्यवहार हमेशा सेल्समैन के साथ किया जाता है। सेल्समैन बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए घर घर जाकर अपना उत्पादन बेचने की कोशिश करता है, लोगों को अपने उत्पादनों के बारे में बताने की कोशिश करता है। ऐसी हालत में वे क्या बता रहे हैं, कम से कम हमें ये तो सुन लेना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए
तो खरीद लीजिए, न पसंद आए तो उन्हें प्यार के साथ समझा दीजिए कि नहीं मुझे नहीं लेना है, वे मान जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन हम ऐसा व्यवहार नहीं करते। सेल्समैन भी एक मनुष्य है, इसके बावजूद हम उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें तरह तरह से अपशब्द कहते हैं और उन्हें एक प्रकार से जैसे कोई जानवर हो, कोई चोर उचक्का हो, इस तरह से हम घर से उन्हें भगा देते हैं। तो इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार, अभद्र व्यवहार हम मनुष्य होकर एक दूसरे मनुष्य के साथ कर रहे हैं और वे बेचारे अपनी उपजीविका के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए इस प्रकार से दर दर भटक रहे हैं। इस बात को कवि समझाना चाहते हैं, कवि लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये सेल्समैन भी एक मनुष्य है और हम भी एक मनुष्य है, इसलिए हमें उनके साथ एक मनुष्य जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। और यही बात इसके माध्यम से कवि ने व्यक्त की है और कवि अपने आप को समाज का एक प्रतीक के रूप में यह व्यक्त कर रहे हैं। फिर आगे दोबारा कवि उन सेल्समैन के बारे में वर्णन करने लगता है कि ऊपर से देखता हूँ हैंडपंप पर वे पानी पी रहे हैं। तो कवि जब उस दो सेल्समैनों को, वो पिछली बात बीच में कवि को आ जाती और उस अभद्र व्यवहार को कवि ने व्यक्त किया, उसके बाद दोबारा कवि का ध्यान उन दोनों सेल्समैन के ऊपर जाता है और कवि कहते हैं कि दोनों पानी पी रहे हैं, एक हत्था चलाता है, दूसरा पानी ओक से पानी पीता है, फिर दूसरा हत्था चलाता है, फिर पहले वाला पानी पीता है। इस तरह से दोनों पानी पी रहे हैं। वातावरण में बहुत बड़ी गर्मी है, उनके पास बड़े से थैले हैं, जो थैले उन्होंने बड़े एहतियात के साथ, बड़े आराम के साथ थोड़े से दूर पर रखे ताकि खराब न हो जाए, उन पर पानी न पड़े, क्योंकि उन थैलों में उन्हें जो प्रोडक्ट बेचने हैं वो सारे उत्पादन हैं। अगर वो खराब हो जाते तो वो लोग खरीदेंगे नहीं। इस कारण बड़ी सहूलियत के साथ या बड़े आराम के साथ उन्होंने थोड़ी दूरी पर अपने वो दोनों थैले संभाल कर रखे हुए हैं। ऊपर से इन सेल्समैनों की हालत बड़ी विचित्र होती है, क्योंकि खाने के लिए कुछ हो न हो, जेब में कुछ पैसे हो न हो, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे कपड़े पहनकर जाना पड़ता है। इन्हें अपने चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट लानी पड़ती है, हमेशा खुशी के साथ लोगों के साथ बातें करनी पड़ती है। मतलब तरह तरह के अच्छा ड्रेस, अच्छा यूनिफॉर्म उन्हें पहनना पड़ता है, गले में टाई बांधनी पड़ती है, पैरों में जूते पहनने पड़ते हैं और ये सारा व्यवस्थित बनाकर, अपने आप को अप टू डेट बनाकर उन्हें घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करनी पड़ती है। तो उन्हीं के बारे में कवि यहाँ बता रहे हैं कि वे दोनों पानी पी रहे हैं, उनके जो बड़े से थैले हैं वो थोड़ी सी दूरी पर बड़े एहतियात के साथ रखे हुए हैं और उन पर उनके चेहरे थोड़े से कुम्हला गए हैं, क्योंकि शायद बेचारे दोनों सुबह से लेकर अपनी चीज़ें बेचने के लिए दर दर भटक रहे होंगे, लेकिन अभी तक शायद उनकी इच्छा के अनुसार चीज़ें बेची नहीं जा चुकी होगी। इसके कारण उनके चेहरे और ऊपर से जो दोपहरी का वातावरण है वह भी मार्च महीना है, बड़ी गर्मी है और ऐसी परिस्थिति में इस गर्मी के कारण उनके चेहरे थोड़े से कुम्हला गए हैं। इसके बावजूद उन्हें अपने चेहरों पर एक अनिवार्य मुस्कान रखनी पड़ती है, एक उत्साह के साथ लोगों को बातें करनी पड़ती है, एक उत्साह के साथ लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। और इसी कारण दोनों बड़ी सावधानी से पानी पी रहे हैं, अपने सामान, अपने कपड़े, अपने टाई, अपने जूते, इनको बचाने की कोशिश ताकि वे गीले ना हो जाए। ये इसका भी वर्णन कवि करते हैं कि कवि कहते हैं कि गीले न हो जाए जूते मोजे, गीले न हो जाए जूते मोजे, इसलिए पैरों को वे बरसक छितराए हुए हैं। मतलब अपने पैर ऐसे पीछे करके छितरा के वह किसी तरह पानी पीने की कोशिश करे ताकि अपने जूते और मोजे गीले ना हो जाए। दूसरा, गीली ना हो जाए अपनी कंटकस टाई, इसलिए उसे नीचे से उठाकर गले में लपेट सा लिया है, अंगोछे की तरह। जैसे गले में हम अंगोछा लपेटते हैं उस तरह से उन्होंने अपनी टाई गीली ना हो इसलिए उसे भी गले में थोड़ा सा लपेट लिया है और अपनी ओक से, अपनी अंजुली से वे पानी पीने की कोशिश जो है वह कर रहे हैं, झुककर ओक से पानी पी रहे हैं। तो कवि उनके पानी पीते समय उनकी कल्पना करता है कि शायद ये दोनों जब झुककर पानी पीते हैं तो झुककर ओक से पानी पीते हुए कॉलोनी के इमारतें दिखाई नहीं देती होगी। तो जब वे दोनों झुककर पानी पीते हैं तो शायद उन्हें उस समय कॉलोनी की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो सीमेंट का जंगल है जहाँ मनुष्य कम और प्राणी ज़्यादा रहते हैं, शायद ऐसे जंगल, ऐसा संवेदनाहीन जो लोग हैं वे शायद उन्हें दिखाई नहीं देते होंगे। और कवि कहता है कि शायद एक पल में उन्हें कस्बे का या गाँव का एहसास होता होगा कि एक ही पल को कस्बे के कुएं की जगत में
भ्रम होता होगा, मतलब जैसे कस्बे के कुएं का स्थान हो कि किसी कुएं पर वो पानी पी रहे, किसी गांव में, किसी ग्रामीण भाग में, इस प्रकार का भ्रम, इस प्रकार की संभावना उनके मन में शायद निर्माण होती होगी। कवि कहते हैं कि मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से कवि ने इन दोनों सेल्समैन के जीवन का अत्यंत मार्मिक अंकन किया है। उनकी जो नियति है उसे भी कवि अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त करते हैं और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि कवि जानते हैं इनका जीवन अनेक मुश्किलों से भरा पड़ा है, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। अगर अच्छे प्रोडक्ट बेचेंगे तो ही उन्हें अच्छी कीमत मिलती है, अच्छे पैसे मिल सकते हैं और उसके आधार पर उनका परिवार चलता है। और इसी कारण कवि उनके जीवन के प्रति संवेदना जगाने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। और अंत में कवि ने स्वदेशी वस्तु और स्वदेशी मनुष्य के प्रति एक संवेदना जगाने का प्रयत्न भी किया है। अंत में कवि कहते हैं कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद नहीं हैं, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद नहीं है, भारतीय मनुष्यों के उत्पाद है। वे भारतीय मनुष्य है, अपने भाई बंद भारतीय मनुष्य का, जिनका श्रम सस्ता है। तो अंत में कवि स्वदेशी और स्वदेशी मनुष्य इनके प्रति अपनी संवेदना जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कवि कहते हैं कि वे जो दोनों सेल्समैन अपनी चीज़ें लाए हैं, वे चीज़ें कहाँ से हैं? वे भारतीय मनुष्य के उत्पादन है और उन्हें बेचने आए हुए दोनों सेल्समैन भी भारतीय मनुष्य हैं। लेकिन भारतीय मनुष्य और भारतीय उत्पादन होने के बावजूद हम उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हम उनके साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं। तो कवि इस बात को जताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे हमारे भाईबंद हैं, हमारे अपने हैं, हमारे देशवासी हैं, हमारे भारतवासी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चाल चलन के कारण या आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापक प्रसार के कारण विदेश की अनेक कंपनियां भारत में आ रही है, जो हमारे देश का पैसा ले जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हम विश्व बाजार की जो आंख है वो कवि कहता है कि हमारे देश पर गड़ी है, कि विश्व बाजार की बुरी आंख जिनकी जेब पर ही नहीं जिगर पर भी गड़ी है। मतलब यहाँ कवि से तात्पर्य या कवि का तात्पर्य यह है कि यहाँ विश्व बाजार की बढ़ते बाजारीकरण के कारण या बाजार की उदार नीति के कारण, जागतिकीकरण के कारण आज भारत में अनेक व्यापक कंपनियां बाहर से आ रही है। ये कंपनियां सस्ते दामों में अपनी चीज़ें बेच रही है, जिनकी तुलना में हमारे भारतीय उत्पादन पीछे जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें एक बात सोचनी है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां मान लो थोड़े बहुत सच्चे दामों में भले ही अपनी चीज़ें बेचते हैं, लेकिन उनसे हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। अनेक चीज़ें हम सबके नाम ने, आज आप सुबह उठने से टूथपेस्ट से लेकर आप सोने तक की विभिन्न चीज़ों को देख लीजिए, जो सारी चीज़ें हैं वो हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की या विदेशी कंपनियों की चीज़ें हम खरीदते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये सारा पैसा हमारे देश के बाहर जाता है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर होता है। इससे हमारी भारतीय कंपनियां बंद हो जाती है, क्योंकि उनकी चीज़ें बेची नहीं जाती है, उनकी चीज़ें अधिक बिकती नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारे ही अनेक भाई बंद, हमारे ही अनेक बंधु बेरोजगार हो जाते हैं। और इस समस्या की ओर भी कवि ने अत्यंत मार्मिकता के साथ हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है और साथ में ये भी बात बताने का प्रयत्न किया है कि आज हमारे ही देश के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत से कमाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका श्रम आज सस्ता हो गया है। दुर्भाग्य से उनकी मेहनत को जो कीमत मिलनी चाहिए वह कीमत नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार से कवि ने हमारे देशवासी, देशी उत्पादन, इनके प्रति अत्यंत मार्मिकता के साथ अपनी संवेदना निर्माण करने का प्रयत्न किया है। साथ ही सेल्समैन के जीवन का, उनके संघर्ष का भी इस कविता में अत्यंत मार्मिकता के साथ अंकन करते हुए उनके प्रति संवेदना जगाने का प्रयत्न जो है वो किया है। तो इस प्रकार से ये कविता है, उसका भावार्थ है और अत्यंत अच्छी सुंदर कविता है। आशा है आपको ये पसंद आएगी। धन्यवाद।